बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। पंजाब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होते ही पीटीआई पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, फिर उनको अदालत में जिस तरह से पेश किया गया, अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और आज एफिड कचहरी में पीटीआई कारकुनान मौजूद हैं फवाद चौधरी से इजहार यकजहती के लिए। फवाद चौधरी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड अदालत की जानिब से दे दिया गया है, उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके भाई फैसल चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पीटीआई के लीडर्स और यहाँ पे मौजूद कारकुनान जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं एफिड कचहरी में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या पंजाब असम्बली तोड़ना और उसके बाद जो निगरान सेटअप आया वो समझते हैं कि उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं। क्या पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है, और अगर कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है तो पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से भी और पार्टी वर्कर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले फवाद चौधरी की अहलिया से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि वो इससे कबल भी अदालत आई और अदालत में उन्होंने फवाद चौधरी का साथ दिया। आज पेशी के मौके पर भी फवाद चौधरी की अहलिया उनके हमरा मौजूद थी अदालत के अंदर, और अदालत के जब वो बाहर आई मीडिया से भी बात की, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम मामले को वो किस तरह से देख रही हैं। इदारों के खिलाफ जो है ज़बान जो इस्तेमाल की गई है, इदारों को धमकाया गया है, खसूसन इलेक्शन कमीशन को, ये बुनियाद बना है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की। इस तमाम मामले पर बात करते हैं उनसे और आपको इस प्रोग्राम में कुछ मज़ीद पीटीआई के लीडरान से गुफ्तगू करके बताते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तारी की गई है, जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, इनको आप किस तरह से देखती हैं, और दूसरा फिर हमें बताइएगा कि क्या आपको फवाद चौधरी से मिलने का टाइम दिया गया? आपको लगता है कि वो गिरफ्तारी हुई है या अबडक्शन हुई है? पहले तो ये आप अपने आप को क्लियर कर लें प्लीज़ कि वो एक अबडक्शन थी। जिस तरीके से उनको घर से उठाया गया है, आई वुड लाइक टू करेक्ट ऑल द मीडिया कि वो एक अबडक्शन थी, इट वॉज नॉट एन अरेस्ट। वीडियो चल रही है जिस तरीके से उनको उठाया गया घर से 12 लोगों के साथ, उनका फ़ोन उनके पास है और वो कह रहे हैं कि जी हमने बरामद करना है। कौन सी बरामदगी है? फ़ोन आपके पास है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब को कि उनका नंबर बंद किया जाए, उनके नंबर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं अननोन। सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स एन अरेस्ट, लीगल अरेस्ट। आप फिर किस तरह से, अगर आपने आगे जाके अदालत में भी कहा कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा जबकि ये आपका लीगल राइट है, तो आपके वकला की जानिब से भी कहा गया, किस तरह से देख रही हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा और क्या समझती हैं आप, कौन लोग पीछे हैं? मुझे नहीं पता जी कौन लोग पीछे हैं। अभी तो सेक्रेटरी जो हैं रिटायर्ड हैं, वो जो जिन्होंने इनको मुद्दई बने हैं। वकूआ जो है वो लाहौर में हुआ है, पर्चा दर्ज इस्लामाबाद में हो रहा है, अबडक्शन लाहौर घर से हो रही है। देखिए ना आप, 5:45 बजे गिरफ्तारी डली है, 5:30 बजे उनको उठाया गया है। 541 की फुटेज आप लोगों के पास आ गई है, मैं गवाह हूँ, उनके साथ फ़ोन पे थी, उनका फ़ोन बंद किया गया, उनका फ़ोन छीना गया और उनको 4 गाड़ियाँ जो बग़ैर नंबर प्लेट की थीं, जिनको फ़ारूक हबीब साहब ने भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर बग़ैर नंबर प्लेट के आप 10 गाड़ियाँ साथ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हम रोकेंगे, उसको रिटेलिएट करेंगे। और इस्लामाबाद से रवानगी 5:45 की है और अरेस्ट जो है वो लाहौर में हुआ है। आपने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब पे भी पर्चा दर्ज कर लिया गया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उस पर्चे में बड़े फ्रिवलेस चार्जेस हैं कि उन लोगों को रोका, उनकी वर्दी फाड़ दी गई। तो ये मुल्क में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं? अभी भी उन पर कपड़ा डालने की कोशिश की, आप सब गवाह हैं। अभी भी आपने देखा है जिस तरीके से उनको नीचे लाया गया है। मेरा ये जी पाँव पूरा, ये देख लें, ये देखें, ये मेरी हालत की है। कोई लिहाज नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर नाउ कि आई के नॉट वॉक इस पे अभी, लेकिन हम फिर भी, मैं उनके जितना पीछे जा सकी हूँ एज अ वाइफ, एज अ सपोर्टर, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपने देखा है इट्स बीन 3 days आई हैवंट स्लेप्ट फॉर एन आवर। मैं यही पूछने लगा था कि एक अहलिया के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है ये, जब शौहर को हथकड़ी लगे और ऐसे लोग जिनका मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी नहीं है उनको उठा लिया गया, जिस तरह से आप एबडक्शन कह रही हैं। किस सदमे से गुजरी हैं आप बेसिकली? मेरे घर पे बंदे भेजे जा रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं 5 साल की,
और 4 साल की वो यहाँ नहीं आ सकी, वालिद से नहीं मिल सकी। मैंने अभी जज साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुझे उनको पीछे लाने दें और सिर्फ वो बाप की शक्ल देख लें, क्योंकि दे आर वेरी यंग और वो पूछ रही हैं कि किधर हैं फवाद, कहाँ हैं बाबा, वी वांट टू सी। नहीं मिलने दिया। मुझे कहा गया जी बख्शी गाने में ले आए, हम वहाँ गए हैं, वहाँ नहीं थे। इट्स अ मेंटली टॉर्चर फॉर अस। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे लिए स्पेशली उस पर हम गुजरे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सारे मीडिया का, सारे भाइयों का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हैं। थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन सिर्फ ये लीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब की तकरीर मैंने भी खुद एनालाइज की है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी चली है। उसमें जो एक बात है, आप समझती हैं कि वो बात दुरुस्त है या नहीं, वो मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के घर वालों को, उनके ख़ानदान को जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो देख लेंगे। हाउ डू यू सी दिस? अभी हाई कोर्ट में 5 दिन पहले एक रिटायर्ड कैप्टन ने बयान दिया था, अगर आप सबको पता है, वो याद दहानी करा दूं। उन्होंने जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो नाम लिए हैं, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्ट हैं सारे नाम, क्योंकि मैं किसी किस्म का बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहती उनको तनकीद करके, क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस कि हम उनको तकरीर करें। तो उन्होंने जो नाम लिए वो मुझे बताएं कि वो सही थे। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो किसी को कोई आ नहीं हुई। हम आह भी लेते हैं, वो कौन सा शेर है कि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात हैं जी आपके सामने। लेकिन वी आर हियर, और प्लीज़ हैशटैग रिलीज़ फवाद चौधरी। थैंक यू। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। हमने उनसे डिटेल से बात की। वो कह रही थी कि उनके बच्चों को, फवाद चौधरी की जो बेटियां हैं उनको देखने नहीं दिया जा रहा, और वो ये चाहती हैं कि फवाद चौधरी से मिलें, और ये उनका लीगल राइट है जो कि उनको दिया नहीं जा रहा। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद पीटीआई कारकुनान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, पंजाब असम्बली का टूटना, और इसके बाद फिर जो निगरान सेटअप आया इसके हवाले से उनकी क्या राय है। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ पीटीआई की सीनियर लीडर कंवल जोसेफ साहिबा मौजूद हैं, और उनकी सरवाई में आप देख रहे हैं कि औरतें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल साहिबा। जी वालेकुम। मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के गिरफ्तार हो गए हैं, मुतवक्के हैं पीटीआई की मजीद गिरफ्तारियाँ, क्या कहेंगी? सिर्फ इतना कहूँगी कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कल एक दिन में 24 रुपये बढ़ी है। अगर फवाद चौधरी को पकड़ने से या पीटीआई की सीनियर लीडरशिप पकड़ने से पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो रहे हैं, जो तबाही फैली हुई है, सनतें खोल रही हैं, ज़रूर दिल खोल के पकड़ें। मसला ये है कि इस नालायक और जो नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है, ना इनके पास इस आवाम के दर्द का कोई हल है। आटा ना पैद, चीनी ना पैद, इस वक्त गैस बिजली ना पैद, और आप ये देख लें कि मुल्क में दहशतगर्दी के नाम पे जितनी पॉलिटिकल आवाज़ें हैं पीटीआई की, उनको दबाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि वो इल्ज़ाम जो है वो सेडिशन चार्जेस हैं, और आपको पता है कि 121A जो है वो बड़े ख़तरनाक है, 124A बड़ा ख़तरनाक है, उसमें सज़ा जो है सज़ाए मौत है। आप समझते हैं कि इस तमाम मुकदमे में फवाद चौधरी साहब जो है, जिस तरह शहबाज गिल ने लंबी जेल काटी है, वो काटनी नहीं पड़ेगी? देखिए, ये सारे चार्जेस बेबुनियाद हैं। अगर फवाद चौधरी बागी है तो हम सारे ही बगावत वाले हैं। अगर इन्होंने सिडेशन चार्जेस लगाने हैं ना, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स उठा के स्टेटमेंट्स देखें, मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स देखें, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स देखें, अयाज सादिक की स्टेटमेंट्स देखें, आप इनकी बाकी पुरानी तकरीरें उठा के देखें, शहबाज शरीफ की आप स्पीचेस देखें। फवाद चौधरी ने क्या किया है? आवाम की बात करना सिडेशन है? नाज़रीन, हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे। फैसल साहब, आपने आज समाअत भी सुनी, और आप किस तरह से देख रहे हैं कि अदालती कार्रवाई को, और जो चार्जेस लगाए गए हैं इसमें किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये उन लोगों के खिलाफ लगाए जाते थे जो जंग आज़ादी के हीरो थे। ये जो बगावत के और बगावत पे उकसाने के सेक्शंस हैं, ये वो काले कवानीन हैं जो कि बरतानवी साम्राज्य
जो है मौलाना मोहम्मद अली खान जौहर जैसे लोगों पे लगाते रहे, और उसके बाद जो फौजी कुव्वतें हैं उन्होंने फातिमा जिन्ना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए। ये इल्ज़ामात हम मुस्तरद करते हैं। शहबाज गिल की तरह फवाद चौधरी साहब को भी लंबे अरसे जेल काटनी पड़ेगी, या फिर प्रेशर की वजह से तहरीक इंसाफ के और जो लीगल कार्रवाई चल रही है जल्दी आपको मुतवक्की है कि वो बाहर आ जाएंगे? देखिए, अगर तो अदालत जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स, देखिए कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकीलों को हथकड़ी लगी होगी? कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकील जो है उसके सर मुंह पे कपड़ा डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पेश किया जाएगा? आज़ाद अदलिया आज़ाद वकालत के साथ, आज़ाद बार के साथ, आज़ाद वकीलों के साथ है। कोई भी इदारा इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी गई और ये पर्चा क्वाश ना किया गया तो याद रखिएगा डीसी थानेदार आप पे रोज़ाना बगावत के पर्चे देंगे। ये बगावत के पर्चे तो उस दौर में होते थे जब जंग आज़ादी लड़ी जाती थी, जब लोग जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। ये काले कवानीन हैं, ये आज भी जो है ये चल रहे हैं। और मैं इस आपके तवस्सुत से और तमाम के तवस्सुत से वो तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, इरफात सिद्दीकी साहब, रज़ा रब्बानी साहब बिलखुसूस, और इनके अलावा जो हमारे पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उन सब का खुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और एक ये जाहिर करता है कि हमारी पॉलिटिकल जो फ्रेटर्निटी है उसमें ज़िंदा आवाज़ें मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सहाफ़ियों का, मीडिया का, जिसने यक आवाज़ होकर इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई। मुझे ये बताएं, कल एक ऑडियो लीक हुई है परवेज़ इलाही साहब की जिसमें वो फवाद चौधरी के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आपको? परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के लिए मेरी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, और मेरी ये तवक्को है कि उनको और उनके ख़ानदान को कभी ऐसी मुसीबत से ना गुज़रना पड़े। परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा उस पर कल उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, माफ़ी मांगी है। पंजाबी चोई साहब असी आखने हाँ कि बोल मुँह निकल गया, तीर कमानों निकल गया। बहरहाल तुसी बुजुर्ग हो, असी उस पर मज़ीद तबसरा नहीं करना, हमने उनको इग्नोर करना है। किसी की भी गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, और कभी कभी सजनों पे भी ये काम आ जाता है, लेकिन मेरी दुआ है उनके खानवादे के लिए, उनके बच्चों के लिए कि वो जो हैं वो इस मामले पे ना जाएं और पंजाब असम्बली के टूटने का जो सदमा है उसको इतना ज़्यादा अपने पे तारी ना करें। पंजाब असम्बली के टूटने की बात करते हैं, आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली टूटने के बाद से तहरीक इंसाफ पे मुश्किलात आ गई? अगर पंजाब असम्बली ना टूटती तो आपके लिए बेहतर होता? ये बिल्कुल गलत बात है। मुश्किलात का सामना करके जमहूरियत को कायम करना है, आइन की बालादस्ती को करना है। यहाँ पे ये अनअनाउंस जो है इस गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। इस गवर्नमेंट ने अनअनाउंस मार्शल लॉ लगाया हुआ है, और किसी शहरी के, किसी वकील के, किसी सियासतदान के कोई जो बुनियादी हकूक़ हैं वो महफूज नहीं हैं। और जो लोग हैं वो बिल्कुल, ये एक बनाना रिपब्लिक है, जिसको दिल किया उठा लिया, जिसको दिल किया कर लिया। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर पे फातिमा जिन्ना के मेज़बान रहे हमारे बुज़ुर्ग, 2 दफ़ा वो हमारे घर पे तशरीफ़ लाई है। फ़ख्र है हमें, हम इस धरती के बेटे हैं। यहाँ पे खड़े हुए मेरी बहनें, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरी पार्टी के लोग जो हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फवाद साहब की तरफ से, मैं अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबका बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह से आपने इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। फैसल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो हम कहते हैं एक हाथ होता है और वो बहुत दफ़ा में नज़र भी आता है, वो हाथ खलाई मखलूक का है? मैं तुझे बताऊं, आज हमने उनकी यहाँ से रवानगी का टाइम है 5:52 और लाहौर में अरेस्ट का टाइम है 5:40। ये मौजज़ा इसी दौरे हुकूमत में हो सकता है कि पुलिस पार्टी जो है वो यहाँ से चले और बंदा अरेस्ट हो जाए। और इसीलिए जो है हमने CCTV फुटेज भी आज जो है वो रिलीज़ भी पहले कर रहे हैं, अदालत को भी दिखाई है जब गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ मैं वो दस्तावेज़ात भी आज इशू करूँगा मीडिया को कि जिसमें रवानगी और आमद का जो टाइम है, ये एक प्रोसीजरल मामला है। जब पुलिस पार्टी दूसरे शहर से आती है, दूसरे सूबे से आती है, तो वो मुकामी थाने में अपनी आमद डालती है।
उसका टाइम और FIR का टाइम आप पढ़ लीजिएगा, रेड का टाइम। कौन है इसके पीछे? जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आर्टिकल 6 मैं बतौर वकील कह रहा हूँ, ये सियासी बात नहीं है। अगर आइन को अज़्व मुअत्तल किया, अगर किसी गवर्नमेंट ने, किसी गिरोह ने, किसी शख्स ने या किसी शख्सियात ने मिलके अगर उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेंस करने के मुतरादिफ होगा। और मैं बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरानी मुआहदा है हम शहरियों और रियासत के दरमियान, और ये मुआहदा जब टूटता है तो फिर इस पे आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 लगेगा जब भी इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, तब लगेगा। शायद आज तुम इससे बच जाओ, लेकिन कल कोई भी जो है इस कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा जो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। मैं उन जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आइन अज़्व मुअत्तल है, आज इस मुल्क में आइन नहीं है। गवर्नर ने आइन तोड़ा है तारीख ना दे के, और वज़रा ने उसकी तायद करके उसमें मशवरे में शामिल हुए हैं। आर्टिकल 6 के ये बुनियादी लवाज़मात हैं। अगर आपने अज़्व मुअत्तल किया है कानून को, आइन को, तो इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं ये बतौर वकील कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वाहिद आदमी, मैं इन बहुत सारे वकला में से शायद वाहिद हूँगा जिसने आर्टिकल 6 का मुकदमा लड़ा है। मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह जिस दिन में जमहूरियत आएगी, आइन की बालादस्ती होगी, तो आप ये सजा लेंगे। पिछले डिक्टेटर्स के हवाले से मुशर्रफ साहब की अगर बात करें, यही आर्टिकल 6 लगा था जब फवाद चौधरी साहब कहते थे कि नहीं लगना चाहिए आर्टिकल 6। अब आप कह रहे हैं कि लगना चाहिए। इसलिए कि जब वो मामला पोलिटिसाइज हुआ, आपको पता है उसमें मैं डिफेंस काउंसिल था, अगर जनरल मुशर्रफ को टारगेट कर किए बगैर अगर मेरिट पे कुछ और लोगों को शामिल कर लिया जाता, वो मुकदमा आज भी जिंदा होता। और ये नहीं हो सकता। लगाने वाले एक शख्स को करें, उसमें शामिल जजेस को छोड़ें, उसमें शामिल सियासतदानों को छोड़ें, और जिनके नोटिफिकेशन जजेस को रिमूव करने के हों उनका नाम न डालें। इस वजह से आपने भी केस कवर किया है, उस केस में सिर्फ जो बुनियादी कमजोरी थी कि एक शख्स को टारगेट किया गया। अगर वो मेरिट में मुकदमा होता तो वो आज पाकिस्तान में। आखिरी सवाल करूंगा सिर्फ, आप समझते हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं ये तमाम कार्रवाइयां जो हो रही हैं उनके पीछे हैं? कभी ये कार्रवाइयाँ कमज़ोर लोग भी करते हैं। नाज़रीन, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फवाद चौधरी से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए थे। उस्मान डार साहब से पूछेंगे, डार साहब आप समझते हैं कि असम्बलीज़ तोड़ने के बाद जिस तरह से ये एक तरह से क्रैक डाउन किया जा रहा है क़यादत के ख़िलाफ़, तो अगर आप असम्बलियों में होते तो इस तरह से ना होता? देखें, एक पस मंज़र भी है, वो ये है कि जैसे मरियम आ रही हैं, फिर अब्सकॉन्डर इश्तिहारी मियाँ नवाज शरीफ को लाया जाना था, मुकदमात इन तकरीबन सब के ख़त्म किए जा चुके हैं, फिर नवाज शरीफ को इन्होंने बरी करना है। ये एक प्लान लेके बैठे हुए थे। एक प्लान कप्तान का था, कप्तान ने असेंबलीज डिज़ोल्व की। अगर ये आइन शिकनी करना चाहते हैं, आर्टिकल 6 के लिए फिर तैयार रहे। आइन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, असेंबलीज तोड़ दी हैं, और हमें उम्मीद है मैक्सिमम 11-12 अप्रैल तक सूबों में इलेक्शंस होंगे। और जिस इलेक्शन के खौफ से ये सारी पकड़ दकड़ कर रहे हैं, ये मज़ीद वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बढ़ा रहे हैं। आप फवाद चौधरी को ही देख लें, आप आज़म स्वाति साहब को देख लें, डॉक्टर शहबाज गिल को देख लें, कहाँ थे आज माशाल्लाह पब्लिक में, कारकुनान में किस तरह माशाल्लाह उनको इज़्ज़त और पजीराई मिल रही है। तो ये जिस को भी गिरफ़्तार करेंगे इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में, रूल ऑफ लॉ की तहरीक जो इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो वो सुरखरू होंगे। एक प्रोग्राम, एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात का भी है। ये जो वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं, वक्त के खुदा बने हुए हैं, सदा बादशाही अल्लाह ताला की ज़ात की है। ये बताएं कौन करवा रहा है ये? देखिए, ये तो सारे मिले हुए हैं, जितने भी इस करप्ट गले सड़े फरसूदा निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, जो भी हैं, चाहे वो अदारों में बैठे लोग हैं, सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड सरकार है, ये सब एक तरफ हैं। 11 सियासी जमातें एक तरफ हैं, पाकिस्तान में करप्शन माफिया एक तरफ है, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान से अपने घरों को, अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने वाले एक तरफ हैं, और वाहिद अकेला लीडर इमरान खान एक तरफ खड़ा है अवाम के साथ। ये पूरी कौम देख रही है। जब भी इंतखाबात होंगे, ये अजीम पाकिस्तानी जो मुझे GTV से सुन रहे हैं, ये अपने वोट के थप्पे की ताकत से आप देखें फैसला सुनाएंगे इन इम्पोर्टेड। एक
ऑडियो लीक हुई है जो कि परवेज़ इलाही साहब की है, जिस तरह से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं फवाद चौधरी के हवाले से और पीटीआई के हवाले से खसूसन, क्या कहेंगे? देखें, अब जो ये परवेज़ इलाही साहब का अब ट्वीट आ चुका है, उन्होंने माज़रत भी की है इस चीज़ पे, जो मेरी नज़रों से गुजरा है, तो अब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें या समझते हैं आप लोगों के साथ काफ लीग भी गेम कर रही है, मिली हुई है वो नहीं। अगर वो गेम कर रहे होते तो फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी एतमाद का वोट लेने के बाद, वो स्टैंड ले सकते थे कि हम कुछ अर्सा रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये परवेज़ इलाही साहब ने, ख़ास तौर पे मोहन्नस इलाही साहब ने जो कप्तान से वादा किया था उनके साथ मुश्किल वक्त में डट के खड़े रहने का, वो उस पर पूरा उतरे हैं। मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दें, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तक, या फवाद चौधरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इमरान खान तक अगर गिरफ्तारी के मामला जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इमरान खान को क्यों गिरफ्तार करेंगे? इमरान खान ने कोई चोरा चकारी की है? इमरान खान ने कोई एवंस फील्ड्स अपार्टमेंट बनाए हैं, सरे महल बनाया है, पार्कलैंड, मैंने बताया ना, इमरान खान को किस बुनियाद पे इन्होंने गिरफ्तार करना? तोशा खाना जो पिट गया लाहौर हाई कोर्ट में, कोई लगभग 16 केसेस बने हुए राइट नाउ। केसेस तो आप 50 बना लें। इमरान खान को ये जिस दिन गिरफ़्तार करेंगे, हैबर से ले के कराची तक जो भी फिर मुल्क पाकिस्तान में हालात होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी इम्पोर्टेड सरकार होगी, और ख़ास तौर पे ये राना सनाउल्लाह। ये वक्त सदा इस तरह नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स में, सियासत में उतार चढ़ाव ये इसका हिस्सा है। कल हम इक़्तिदार में थे, आज ये हैं, तो उतना जुल्म करें कल को जो ये बर्दाश्त कर सकें। एक्सपेक्ट किया जा रहा था फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जो है पीटीआई मुल्क वाइड कोई कॉल देगी एहतजाज की, शहर जाम कर देंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। देखिए, वो कर रहे हैं यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनान पहले भी मौजूद थे, आज भी आए हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में लोग इलेक्शंस की भी तैयारी कर रहे हैं, हम इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो साथ साथ इनका अदालतों में मुकाबला करेंगे और अवाम के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। आखिरी क्वेश्चन, ये पंजाब में इलेक्शंस देख रहे हैं टाइम पे आप? होने ही होने हैं जी, फिर तैयार हैं आर्टिकल 6 लगवाने के लिए। जो इस साजिश में शामिल होगा फिर उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान जो है एहतजाज कर रहे हैं और एफिड कचहरी के बाहर हम इस टाइम मौजूद हैं, जहाँ पे पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। साथ पीटीआई फवाद चौधरी के हक़ में नारेबाजी कर रही है और मुतालबा कर रही है अदालत से कि फवाद चौधरी को रिहा किया जाए। पीटीआई की कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और 2 दिन का रिमांड भी अब तो मुकम्मल हो गया। कैसे देखती हैं इस तमाम डेवलपमेंट? देखें, ये जो डेवलपमेंट है और जो ऑफेंस उस पर लगाया गया है, हमें तो हैरत इस बात पे है कि सिर्फ एक सियासी कारकुन को एक नाजायज़ फ़ैसलों पे एक मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे आज आप देखें उनको अरेस्ट कर दिया गया है। और इस तरह तमाम कारकुनान, जो सियासी कारकुनान जिनका हक है कि वो आज़ादी राय का इजहार करें, उन पे दायरा तंग कर दिया गया है। तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और हम बिल्कुल इस फैसले को नहीं मानते। सियासी कारकुन अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये बताएं कि सिर्फ मुंशी का नहीं है, सेडिशन चार्जेस हैं उन पे। उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है बात की है और उसमें तकसीम की कोशिश की है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। इस पर केस तो बनता है। तो ये कौन से इदारे हैं कि जो इतनी जल्दी इनमें नफरत फैल जाती है, इनमें डिवीज़न आ जाती है? अच्छा, अगर आ गई है तो पहले मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें, जिसने खलाई मखलूक का लक़ब से इनको नवाजा। पहले उनसे स्टार्ट करें। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, उनसे शुरुआत करें तो ठीक है। फिर फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करें। उनके लिए इम्यूनिटी क्यों है, उनको छूट क्यों है? कारकुनान ये समझते हैं कि पीटीआई का ये जो फैसला है असम्बली तोड़ने का, ये सियासी तौर पे अगर ना होता तो बचत हो जाती कुछ। कारकुनान क्या समझते हैं? देखें, कारकुनान, मैं समझती हूँ कि आपकी पार्टी में लीडर एक ही होता है और वो इमरान खान है। इमरान खान का जो फैसला है, जो उनका विजन है, वो हमें मंजूर है। वो बेहतर पोजीशन में है फैसले करने के लिए। कुछ मजीद कारकुनान से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ओवरऑल हालात को देखा जाए अगर, तो जिस तरह से महंगाई हो गई है, आप क्या समझते हैं कि वे आउट क्या है? क्योस एक मुल्क में है, अफरा तफरी का है आलम है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही और इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो है नहीं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि आगे किस तरह से मुल्क चलेगा? आगे मुल्क के बहुत ही मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन पे नहीं जा रहे। चाहिए ये कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन हो और कोई नेशनल अलायंस बने जो इस पे डिसीजन ले कि जो हमारे कर्जा जात हैं इनका क्या हल करना है, ये कैसे उतारने हैं। जब तक ये तलवार हमारे सिर से नहीं उतरती, मुल्क एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। पेट्रोल डीज़ल दिन ब दिन महंगा हो रहा है और मेरे ख्याल में
1 साल तक पेट्रोल जो है वो 500 तक चला जाएगा। इसका फौरी यही हाल है कि इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से हम बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज भी हैं और वजूहात आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान समझते हैं कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है। फवाद चौधरी साहब को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान साहब तक क्या अगर निगरान हुकूमत है उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स देते हैं तो तहरीक इंसाफ किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद जो है आपके लीडर्स जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी मुतवक्की है। ख्वाजा आसिफ चूँकि इस बात को डिनाई भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या देख रहे हैं आप? समझते हैं असम्बली तोड़ना गलती थी पंजाब में? स्वाद नहीं जी, बिल्कुल लीडर जो होता है ना, खान साहब का जो विजन है, खान साहब ने जो फैसला किया है असम्बलियाँ तोड़ने का, बर वक्त फैसला है। ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। ये अभी तक 90s के दौर में रह रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऑर्गेनाइज जमात बन चुकी है। 25 मई को आप देख लें जिस तरह इनकी बर्बियत का मुकाबला किया वर्कर्स ने। अब वर्कर ट्रेन है, खान हमारी रेड लाइन है, हमारा चैलेंज है खुला। मर्द के बच्चे बने, ज़बान पार की तरफ जाके देखें, इनको लग पता जाएगा। इंशाअल्लाह ताला खैबर से कराची तक कौम जाग गई है और अब इनका योम हिसाब करीब है इंशाअल्लाह। ये बताएं कि बिल्कुल सही बात है, जमान पार्क में कारकुनान जमा हो गए और इसी तरह बनी गाला में भी जमा हो गए थे। तो आजकल के हालात को देखते हुए आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए जिस तरह से जेलुम में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जीटी रोड बंद की, हटा दिया, फराज चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, एहतजाज करना इतना आसान हो गया है क्योंकि रुकावटें भी हैं। आपको पता है ज़मान पार्क जाने वाली रोड्स भी बंद कर दी गई थी। इवन यहाँ पे भी एफिड के चेरी में ज़्यादा लोगों को जमा होने नहीं दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं? आप देख लें सर, मैं पहले आपको एक बात बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रेंड जमात बन चुकी है। मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद की भी, आप देख लें इस्लामाबाद के कोर्ट को चारों तरफ से इन्होंने बंद किया। उसके बावजूद ये वर्कर्स बगैर कॉल के यहाँ पहुँच गए। सुबह 8 बजे इस्लामाबाद की रूटीन है, यहाँ 11 बजे से पहले मार्केट भी नहीं खुलती। आप देख लें जिस जोश और जज्बे के साथ वर्कर यहाँ पहुँचा है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि पीटीआई के कारकुनान को बड़ा समझा जाता था कि मम्मी डैडी से लोग हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, लाहौर की एलीट क्लास से ताल्लुक़ है, कराची में डिफेंस सेक्टर से ताल्लुक़ है, डीएचए में रहते हैं ये सारे लोग। आप क्या समझते हैं कि डंडे सोटे ये शेलिंग इनके लिए तैयार हैं कारकुनान? जी बिल्कुल, आपने 25 मई को पहले भी देखा है और अब भी आप देख रहे हैं कि कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और कारकुन खड़ा है। ये एलीट क्लास आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह आ गई है एलीट क्लास। अब एलीट क्लास क्या क्या मिडिल क्लास सारे कारकुन जो हैं वो यकजान हो गए हैं और आ गए। अभी रुकावटें खड़ी की गई हैं, देखें कैसे लोग अपनी मदद आपके तहत, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है और हज़ारों की तादाद में फवाद चौधरी साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ लोग आ गए हैं। तो अब वो माहौल नहीं रहा, अब उस तरह के मामलात नहीं रहे हैं कि आप किसी को दबा के, प्रेशराइज करके, दहशत फैला के, गिरफ्तारियाँ करके आप किसी को रोक सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है अब। सर मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इलेक्शंस की, आप होते देख रहे हैं कि असम्बली के इलेक्शंस टाइम पे हो जाएंगे, क्या कारकुनान को मुतवक्को है? सर बात यह है कि अभी ये चोर आके बैठ गए हैं गवर्नमेंट पे, तो ये कहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन हो। ये तो इनको मौत नज़र आ रही है इलेक्शन में जाने के लिए। इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ इनको ये फिर दोबारा नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कराची के बल्दियात के इलेक्शंस में तो पीटीआई को आपको पता है तीसरी जमात, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई परफॉर्म करेगी लेकिन उस तरह से नहीं किया। ये ना पंजाब में इलेक्शन हो, पीटीआई जो खुद की असम्बली थी पीटीआई की वो भी खो बैठे। वहाँ पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे जो ठप्पे लगा रहे थे पर्चियों पे, यहाँ पे हम वो नहीं चलने देंगे। कराची के इंतखाबात पे क्या कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात का जो रिज़ल्ट आया है वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पीटीआई के लिए। अगर इन्हीं रिज़ल्ट्स के साथ पंजाब के इंतखाबात को देखते हैं आप समझते हैं कि आपकी जो हुकूमत थी जिसे आपने खुद तोड़ा है वो लेने में कामयाब हो जाएगी? भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची के इलेक्शंस बिल्कुल भी आपने पता है कि धांधली से भरपूर थे। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है, इंशाल्लाह पंजाब में पहले हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब में हम बड़े मजबूत हैं, कैपिटल में हम बड़े मजबूत हैं। इंशाल्लाह जब भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे बल्दियात के, हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से लड़ेंगे, बड़े ही अज़म और यकीन के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जो अपोजिशन है इसको शिकस्त देंगे, जो हमारी पीडीएम है इसको इंशाल्लाह। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब यहाँ से जा रहे हैं और उनके जाने के मनाजिर में अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, किस तरह से मीडिया यहाँ पे मौजूद है और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को लेके जाया जा रहा है, फूलों की पत्तियाँ बरसाई जा रही हैं और आप ये देख रहे हैं
के मनाजिर हम एक्सक्लूसिवली आपको GTV की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को लेके जाया जा रहा है, सिक्योरिटी का सख्त हिसार है। नाज़रीन, आपने PTI रहनुमाओं और कारकुनान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। PTI कारकुनान का कहना है मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन ये वक्त भी कट जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके बाद उनका लाएअमल ये होगा कि वो पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देंगे। ये दावे, ये जो PTI के रहनुमाओं की जानिब से बातें की जा रही हैं, ये कितने सच्चे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।